नमस्कार। मुल्ला आदम जी, एक बार आप लिख करके बता दीजिए। अब मैं लाइव हो गया हूँ, तो प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। चलिए, मेरी आवाज़ आप लोग सही से सुन रहे हैं? तो हम लोग अब शुरू कर देते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ, आज का जैसा कि विषय है, मैं आपको किताब दिखलाता हूँ। मैं अपने मोबाइल से ही लाइव हो गया हूँ क्योंकि लैपटॉप में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये कोठा नंबर 64 किताब है। ये अमन प्रकाशन से इस साल की शुरुआत में पुस्तक मेले में इसका लोकार्पण हुआ था। और किताब बहुत तेज़ी से लोकप्रिय भी हुई। और इतने महीने बाद देख रहा हूँ कि पाठकों में इस किताब ने अपनी एक मुकम्मल एक जगह भी बनाई है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किताब को जब मैंने लाया था, हम लोगों ने जब किताब प्रकाशित करने के बारे में सोच रहे थे, तो उम्मीद नहीं थी कि किताब इतनी कामयाब रहेगी। सबसे पहले मैं हिंदी प्रेमी ग्रुप के मुल्ला आदम अली जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर कोठा नंबर 64 और वेश्यावृत्ति 21वीं सदी में हिंदी कथा साहित्य में वेश्यावृत्ति विमर्श पर बोलने के लिए मौका दिया है। यह विमर्श, वैसे तो कहूँ तो ये विमर्श बहुत पुराना विमर्श है। बहुत पुराना विमर्श है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अम, इतने सालों बाद भी इस विमर्श पे उस तरह से काम नहीं हुआ है। लेखक भी है तो कुछ लेखकों की शुरुआती हिंदी में रचना पाएंगे, जैसे प्रेमचंद की है, कि कुछ रचना है। वैशाली की नगर वधू है। कुछ इस तरह की किताबें हैं। राजकमल चौधरी ने थोड़ा बहुत इस पर लिखा है। लेकिन इस पर जो असली कलम चलाई है वो है सादत हसन मंटो। वो उर्दू के अफसाने निगार है, कहानीकार है। उनका वेश्यावृत्ति पे सबसे ज़्यादा काम है। और उनकी रचना काफ़ी लोकप्रिय भी हुई, विवादित भी हुई, उस पर मुकदमे भी चले। और शुरू शुरू में उन पर अश्लीलता के आरोप भी लगे। फिर भी देखिए, उनकी रचना दब नहीं पाई। इतने लोग जो मुख्यधारा के लेखक थे, उन्होंने उनकी रचनाएं दबाने की बहुत कोशिश की। फिर भी देखिए, उनकी रचनाएं उर्दू में सबसे बहुत मकबूल हुई, मकबूल मकबूलियत इख्तियार की। और हिंदी में भी कब लोकप्रिय नहीं है। हर प्रकाशक अभी रॉयल्टी फ्री किताब जो है, राजकमल, राजपाल से लेकर के सब वेश्यावृत्ति पर सादत हसन मंटो के किताब छाप रहे हैं। तो अमन प्रकाशन ने इस किताब को सही समय पर ला करके बहुत अच्छा काम किया। इस किताब को प्रकाशित करने के लिए मैं 3-4 साल तक इधर उधर भटकता रहा। आखिर में अमन प्रकाशन की नज़र पड़ी कि लगा कि ये किताब जो है मार्केट में एक पहचान बनाएगी और लोगों तक एक नए विचार लेकर आएगी। और हमें उम्मीद से उस कामयाबी भी मिली। हमें हमने अपने सीमित संसाधन में किताबों को दूर दूर तक पाठकों तक पहुंचाया। अब किताब का दूसरा संस्करण भी आ गया है। और मुझे लगता है कि ये किताब काफ़ी चलेगी और 50 साल बाद भी चलेगी। भले दूसरे किताब रहे न रहे, लेकिन ये किताब जो है वेश्यावृत्ति विमर्श पर और जीबी रोड के कोठा नंबर 64 पर ही इतनी कहानियाँ और दिल्ली के वेश्यावृत्ति संबंधित और दूसरी कहानियाँ
शायद ऐसा संग्रह आपको ढूंढने से आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी हिंदी में नहीं आपको मिलेगा कोई संग्रह। कहानियां तो देखिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैंने आज कहा था लोगों से फेसबुक पर अपने मित्रों से कि आइए रचना प्रक्रिया पर मुझसे सवाल कीजिए कि कैसे मैंने कोठा नंबर 64 की रचना की है। लोगों की जो दुविधाएं हैं, जो कोई कुछ आरोप भी लगाते हैं किताब पर, वो भी दूर हो जाएंगी। चलिए तो जुड़ गए, एक बार हम अपने मित्रों को ले लेते हैं। मुल्ला आदम जी को स्वागत, अब नमस्कार ना। अमित जी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऋषभ वाजपेयी जी अमन प्रकाशन के प्रबंधक आ गए हैं, उनको शुभकामनाएं करें। आपको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय से कोठा नंबर 64 किताब लाया, ने किताब लाई। कोठा नंबर 64 केवल एक किताब ही नहीं है, एक कहानी संग्रह ही नहीं है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। उस मजलूम औरतों की दास्तान, वो कहानी जिस पर लोग लिखना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार कोई किताब देखकर सोचता है अरे क्या होगा वेश्याओं के बारे में ये। लेकिन लोग ये नहीं सोचते, लोग ये नहीं सोचते कि इस किताब को मैंने क्यों लिखा, मुझे कोठा नंबर 64 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। जब इस समय फेसबुक पर या इस सोशल मीडिया के माध्यम से लेखक बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, हर दिन बहुत ढेर सारी किताबें आ रही है, उस समय मैं किताब लिखने का एक कोई मकसद होता है। मतलब ऐसे हम नहीं फैशन के रूप में किताब, चलो ठीक है लिए वो भी लिख रहे हैं आप, वो भी सही है, लेकिन एक मकसद से किताब लिखी जाती है। उससे क्या समाज का कुछ सरोकार है क्या? इस किताब लिखने से, आप जो किताब लिख रहे हैं उससे कुछ फायदा, कुछ मजलूमों को कुछ फायदा पहुंच जाए, शोषित वर्गों को, अपेक्षित वर्गों को, जो आप लिख रहे हैं उससे फायदा हो, तभी आपकी रचना कामयाब कही जाएगी। अच्छा, उसमें हालांकि राकेश जी आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे सब्जेक्ट पर पढ़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ युवा लोग भी हैं और शोधार्थी भी है। और जो युवा वर्ग आ रहे हैं वो रचना अच्छे अच्छे कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। देखिए लोग किताब का बहुत प्रचार प्रसार कर लेते हैं आजकल, लेकिन केवल प्रचार से ही किताब नहीं टिकेगी, मार्केट में एक सीजन टिकती है। अब जब अनछुए पहलू पर काम करें, युवाओं को कोशिश करनी चाहिए और ऐसे विषयों को लाएं जिस पर काम कम हुआ है, तब आप पाठकों तक पहुंचेंगे। और वेश्यावृत्ति विमर्श पर सोचा कि मुल्ला आदम जी ने कहा कि हर विमर्श पे हम लोग चर्चा कर चुके, कुछ ऐसे पे काम किया जाए। कि मैंने कहा कि देखिए कोठा नंबर 64 मेरी किताब साल भर से चल रही है, आप देखिए। बोले हाँ, इस विमर्श पे तो काम बहुत कम हुआ, क्योंकि ये कहानी केवल 2007 ईस्वी से मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ, कई सालों तक। बीच पे मैंने इनको उर्दू में भी लिख लिया, फिर उर्दू मुझे वो कामयाबी नहीं मिली। हमको लगा कि हिंदी में पाठक ज़्यादा तक पाठकों तक पहुंचेंगे, फिर मैंने हिंदी में इनको लिखना शुरू किया। लिखने के बाद मुझे प्रकाशन में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो बड़े लेखक जिनसे मैं कुछ सलाह मशविरा करता था तो बता रहे कौन छापेगा वेश्यावृत्ति पे, ये है वो अश्लील है, ये है वो है किताबें, उसमें वेश्याओं पर क्यों लिख रहे हो यार, कुछ बड़ा बड़ा काम करो। इस पर क्या लिखने की जरूरत पड़ गई। मैंने सोचा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा बड़े बड़े लोग करें, मुख्य धारा के लेखक करें, कि इस पे काम नहीं करना चाहिए यार, इस पे तो कुछ लोगों ने किया, कामयाबी नहीं मिली, ये वो। मैंने कहा कि जिनको मैंने अपने आंखों से देखी, एक लंबी दास्तान थी। आप एक बार कम से कम जीवी रोड में आप कोठे में एक दो बार जाने से आप कहानी नहीं लिख लेंगे, उसके अंदर तक आपको घुसना पड़ेगा। और एक बहुत लंबी, मतलब आपके दिमाग में ही भी बात चलती है। अब जब पात्रों से मिल लेते हैं, वो पात्र आपके दिमाग में ठहर जाते हैं कई सालों तक। और कई पात्र होते हैं कि कुछ पात्र पे हम लिख नहीं सकते, क्योंकि कहानी लिख रहे हैं हम, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, पत्रकार नहीं हूँ,
मैं एक आम हिंदी का साधारण लेखक हूँ, जो नए नए विषय को मैं ढूंढ के लाता हूँ, लिखता हूँ। इस क्रम में मैं पूर्वी यूरोप तक आ गया, ढूंढते ढूंढते कहानियाँ ये सब। मैं चूंकि लंबा काम करता हूँ, ढूंढता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। कोठा नंबर भी इसी उपज है, मतलब वास्तविक जीवन में घुस करके फिर उनको जो मैं निकाला, तो कुछ पात्रों को लगा कि कहानी की विधा में तो आप हर पात्र को ढाल नहीं सकते हैं ना। आपको पात्र को ढालने के लिए कहानी की विधा में आपको उसमें बहुत कुछ होता है, सस्पेंस होता है। प्लॉट को जब बनाते हैं, कहानियाँ ढालते हैं, वो पात्र उनके चेहरे याद आपके दिमाग में रह जाते हैं। फिर आप सोचते रहते हैं हम इनको किस तरह से अपनी रचना में लाएं। एक अंदर से लेखक के पास एक गुस्सा भी होता है। लिखने का केवल यही मकसद नहीं है कि हम एक दिन के लिए आए, हम एक दिन के लिए मार्केट में ठहरने के लिए एक दो किताब प्रचार करके निकल जाए, पुरस्कार ले लें। अगर पुरस्कार की उम्मीद होती तो मैं कोई रामायण कथा पे ही ठीक ठाक लिख देता हूँ उपन्यास। मैं इस तरह से खुले शब्दों में मैं कोठे पर कहानी नहीं लिखता, क्योंकि उस उम्मीद से मैं लिखता नहीं हूँ। मेरा मकसद था कि मुझे पाठकों तक पहुँचाना है उस मजलूम बहनों की कहानियों को। मैंने उनकी कहानियों को लाया पाठकों तक, और जो जेन्युइन पाठक है उससे मुझे बहुत उम्मीद हुई। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, कहानियाँ पढ़ी। उसमें कुछ कहानियाँ ऐसी भी है कि अब 14 कहानियाँ हैं एक ही कोठे पर, तो 14 कहानियाँ बहुत होती है। एक ही जीबी रोड पे अभी तक किसी का नहीं है संग्रह, दिखे कि जीबी रोड पे और वेश्यावृत्ति में दिल्ली में ही वो 14 कहानियों का संग्रह हो। और मोटा है, 174 पेज का उपन्यास है, 70 पेज का, 170 पेज का, ठीक ठाक है। मतलब इसमें इतनी आपको मटेरियल मिल जाएंगे। और मानव तस्करी एक पहलू है जिस पे सरकार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन अपने देश में मानव तस्करी बहुत ज़्यादा है। अगर यूरोप में तुलना करें यहाँ बैठ करके यहाँ की वेश्याओं को और भारत की वेश्याओं को, तो मैं यूरोप की वेश्याओं पे सोचता हूँ लिखूंगा क्या। मुझे यहाँ की वेश्याओं पे लिखने के लिए मटेरियल ही नहीं मिल रहा। क्यों? अब जहाँ पे अंतर्द्वंद ना हो, कुछ मतभेद ना हो, दुख ना हो उसमें, उस रचना में, उसको कुछ हमको लगा कि हम उनको लिख करके कुछ फायदा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमको वो हम नहीं लिख सकते। दोनों वेश्याएं जो है यूरोप की और भारत की, दोनों की बहुत फर्क है। अपने यहाँ देखिए मानव तस्करी के माध्यम से बहुत आते हैं, वेश्यावृत्ति में कुदवा दी जाती है, जबरदस्ती धकेल दी जाती है, और बहुत तो बचपन में ही उनको बेच दिया जाता है। अपने यहाँ ऐसे ऐसे समाज है जिनके यहाँ वेश्यावृत्ति जन्म से ही है, उनके खानदान में ही है, उनका गांव बसा हुआ है। आपको पता नहीं होगा, इस किताब में पढ़िएगा प्रेरणा समुदाय पे कहानी। वो दिल्ली में नजफगढ़ में है, एक पूरा गांव है। मैं जो उस कहानी में महिपाल जो है वो मेरे ड्राइवर थे, जब मैं, सच्ची कहानी है वो, क्योंकि मैं यादव से यादव हूँ मैं जाति से, और महिपाल है महेंद्रगढ़ हरियाणा का यादव है। तो वो मेरे ड्राइवर थे। तो जब पता चला कि मैं भी यादव हूँ तो कह रहे थे, वो 40 साल के लगभग हो गया तो उनकी शादी नहीं हुई थी। बोलते थे सर जी आप तो यादव हो, अपने बिहार में शादी करवा दो ना, अपने यहाँ जाति प्रथा है, शादी जाति में होती है। बोले यार ये तो कोशिश किया जाए। जब मैंने अपने रिश्तेदार में बात की कि एक ड्राइवर है ऐसे ऐसे, उनकी 36 से 38 साल कुछ उम्र है, शादी हो जाएगी, अब लड़की दे, मेरे रिश्तेदार में सबने मना कर दिया। अरे यादव है तो क्या है, पैसा है तो क्या है। ने क्यों आपकी शादी हरियाणा में क्यों नहीं? बोले ड्राइवर की शादी नहीं होती हरियाणा में, बहुत दिक्कत से, लड़की मिलती ही नहीं, लड़के वाले देते ही नहीं। कोई फौजी होते उनको दे देते हैं, कोई अधिकारी होते उनको, या जिनको बहुत ज़्यादा किसानी में बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनको देते हैं। तो उस महिपाल ने पहली बार हमको प्रेरणा समुदाय के पास प्रेम नगर ले गया, छत्तीसगढ़, क्या नहीं छत्तीसगढ़ नहीं, क्या बोलते हैं, नजफगढ़ रेलवे स्टेशन, वो हवाई अड्डे के पास है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पास जाओगे उसके बगल में ही थोड़ा दूर नजफगढ़ शुरू हो जाता है। प्रेरणा समुदाय का एक गांव है, प्रेम नगर से कहीं दूर, कहानी का नाम है, उसमें है प्रेम नगर गांव। उस गांव की कहानी पढ़िए। वहाँ पूरा गांव है, मर्द पूरे दिन शराब पीते रहेंगे सारे पति, और अपने पत्नी से, अपने बेटी से वो धंधा करवाते हैं। और वो आज से धंधा नहीं है, किरोड़ी मल जाट जब थे ना, भरतपुर के राजा किरोड़ी मल जाट,
उस समय भी वो धंधा शुरू करवाया था, उसी समय सेनाओं के लिए, इनके लिए। और मुगलों में भी चलता रहा, राजपूत शासन जो थे राजस्थान में, और मराठा भी आए बाद में, उसमें भी ये चलता रहा। इसलिए आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी ऐसा बचवा कौन कौन करके बहुत सारे हैं समुदाय, जिन पर रिसर्च की बहुत जरूरत है। लोग काम नहीं करना चाहते हिंदी में। छोटा मोटा एक दो काम देखते हैं, सब उन्हीं के पीछे बढ़ेंगे, भागेंगे, फिर चलो इतनी सब्जेक्ट है। तो वो कहानी जो है, इसमें महिपाल की कहानी मिलेगी आपको, कैसे महिपाल एक वेश्या से शादी कर लेते, क्या उनकी मजबूरी होती है। एक ड्राइवर को लड़की देते नहीं, अभी भी हरियाणा में ड्राइवर को लोग लड़की नहीं देना चाहते। ड्राइवर, यूरोप में ड्राइवर बहुत अच्छा धंधा है, पैसा। आप यूरोप के समाज में ड्राइवर की अच्छी सैलरी है और उनका बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन अपने हरियाणा में ही जाइए, देखिए वो इज्जत नहीं मिलती। अब पार्वती की कहानी है, कोठा नंबर 64 कहानी है, कैसे वो जिस भरोसी में नेपाल से आ जाती है। क्योंकि नेपाल में वो ज़्यादा चढ़ाई पर काम धंधा बहुत कम है, गरीबी, घोर गरीबी है। दिल्ली आती है काम की तलाश में महिलाएं, अक्सर वो वेश्यावृत्ति में आ जाती है बहुत सारी महिलाएं, या उनके दलाल होते हैं जो नेपाली होते हैं, वो नेपाली दलाल होते हैं। जब मैं कोठा नंबर 64 में था तो वीर बहादुर था, मैं बदला हुआ नाम बोल रहा हूँ, असली नाम नहीं बोलूँगा। तो वीर बहादुर से मैं पूछ, कई बार मैंने सवाल किया कि ऐसे कैसे आ जाते हैं वो लोग। सर मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी काम नहीं मिलते आसानी से। 5-6 महीने 5-6 महीने की लड़कियां धंधा करने आती है, कोई हमेशा टिक जाती है, उसकी जिंदगी दलदल हो जाती है। कोई 6 महीने साल भर आती है, मौसमी काम करके चली जाती है। क्योंकि मेरा इसमें जो आप देखेंगे प्रस्तावना में कोठा नंबर 64 में सबसे पहले, तो उसमें मैंने लिखा है कि वेश्यावृत्ति जो है वो हमेशा से है, और यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है, चीन में भी, हर जगह है। जहाँ समाज है वहाँ वेश्यावृत्ति है और रहेगी। भले आप सत्संग कर ले, कुछ कर ले, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप के समाज में भी है, यहाँ भी अमीर गरीब अमीर है। यहाँ तो दूसरी तरह की वेश्यावृत्ति है। यहाँ तो लोग खाते पीते घर से होते हैं लगभग, उसी में जो मध्यम वर्ग के होते हैं, उस महिलाओं की ज़िंदगी नहीं बन पाती है, पैसे की कमी यहाँ भी होती है। ज़िंदगी अच्छी होने से क्या है, देश अच्छा है ना, लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। यहाँ भी लोग संघर्ष करते हैं। हाँ, हमारी ज़िंदगी, भारत की ज़िंदगी थोड़ा उससे कम है, शायद हम यहाँ के लोगों को बोलेंगे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो नहीं है। उनको मर्सिडीज कार चाहिए, बड़ी इमारत चाहिए, अच्छे शहर में घर चाहिए। तो यहाँ भी औरतें जाती है वेश्यावृत्ति, मैं जानता हूँ इतने बहुतों को, क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं पात्रों के अंदर घुस जाता हूँ, इसकी वजह से। तो कोठा नंबर 64 देखिए मेरी बहुत पहले की ये कहानी है। तो इसमें जितने भी पात्र हैं, हाँ, उनको अगर कहानी में ढालता हूँ आप, हम अब मैं वैसे लिख दूँ तो वो कहानी तो होंगे नहीं। उनको सस्पेंस लाना पड़ता है, प्लॉट बांधना, उनको फिजा माननी पड़ती है कहानी की, उस फिजा में चलती है कहानी। फिर बीच में बॉडी होता है, मेन बॉडी कहानी का, उपसंहार करते हैं। उसमें अगर हम सस्पेंस ना दें, कुछ पाठकों के लिए कुछ छोड़े ना दिमाग में, तो कहानी फेल होती है। कई बार कोई कहानी कमजोर भी हो जाती है एक संग्रह में, 2-3 का। कई बार पाठक कहते हैं, कुछ आलोचक भी कहते हैं कि यार कोठा नंबर 64 में ये शब्दों को हम आपने खोल के लिखा, इनको हम दूसरे शब्दों में लिख लिख सकते थे। लेकिन मेरा कहना है कि देखिए, अगर हम उस तरह लिखें सत्यनारायण की कथा तरह, तो ये बेईमानी होगी कोठे की कहानी। पात्रों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हम सत्यनारायण की कथा नहीं लिख रहे हैं ना, हम कोठे की कहानी लिख रहे हैं। अगर हम जेल की कहानी लिख रहे हैं, अभी मेरा एक जेल का उपन्यास आने वाला है, तो उसमें जेल की भाषा है, क्योंकि मैं जेल में रहा था उन दिनों। तो मैंने देखा है कि अब वहाँ सत्यनारायण की कथा तो होती नहीं जेल में, उनको कैसे लिखा जा सकता। तो मैं, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं मोपासा वगैरह जो अफसाने निगार है, कहानीकार है, फ्रेंच लेखक मंटो है उर्दू के, इन लोगों से बहुत नज़दीक है। जैसे तानिसाकी जुन इचिरो, एक जापानी लेखक भी है, उनकी भी रचनाएं इस पर, जेंडर पर,
महिलाओं पर, और जो मजलूम महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं, उन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कलम चलाई है। तो मेरा इससे ज़्यादा आप कहानीकार रहे। इसका मुख्य जुड़ाव है मेरा बचपन। मेरी बचपन जो है, मुझे अच्छी बचपन नहीं मिली, मतलब पूरी जैसे हर आदमी को मिलता है। बचपन की घोर गरीबी, समाज की अनदेखी, माँओं के साथ मेरी माँ के साथ दुर्दशा, ये सारी चीज़ों ने मुझे दूसरी तरह की रचना लिखने पर ही हमेशा मजबूर करती है। बहुत लोग मेरे मित्र कहते हैं, लिखा अरे तुम ऐसे 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 कहानी लाते हो अजीब अजीब से, उस पे लिखो, इस पे लिखो, सही लिखे। तो मैं उस तरह से नहीं लिख सकता। एक तो मैं पात्रों के अंदर घुसता हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी कहानियाँ होती है मेरे आसपास के पात्र बहुत नज़दीक, जिनके साथ गुजार चुका हूँ। तो कोठा नंबर 64 में भी आपको ऐसी कहानियाँ मिलेगी, ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेगी। मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, कम से कम मेरी बहनों को तो पढ़ना ही चाहिए। खुदा न खास्ते उस बहनों की ज़िंदगी में कब मुसीबत आ जाए, किसकी ज़िंदगी में कब आ जाए, कौन जानता है। इसलिए जानकारी रखनी जरूरी है। किताब जानकारी का एक माध्यम है, और मनोरंजन भी होना चाहिए, मेरा मानना है। केवल जानकारी जानकारी रहेगी तो कोई भी 20 पेज का कहानी नहीं पढ़ पाएंगे शुरू तक अंत तक। खुद मैं लेखक होकर के कई मित्रों की कहानी बीच में छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ। किसी कहानी बहुत अच्छी लगती है, उस किताब को मैं बार बार रखता हूँ। मेरे पास ऐसी किताब है, मैं उनको बार बार रखता हूँ, उनको निकाल निकाल के जब मर्जी तब पढ़ता हूँ मैं। मैंने मंटो की एक कहानी को मैंने कम से कम 30 बार पढ़ी है, और 10-15 सालों से। तो कहानियों में वो जादू होना चाहिए कि अगर आप पढ़ ले तो उसको लगे कि इनको रख लेते हैं, बाद में भी किताब पढ़ी जाएगी। अब हम थोड़ा सा ले लेते हैं कुछ मित्रों को, फिर हम आगे और शुरुआत करेंगे। आपकी पुस्तक आजकल लोगों के बीच बहुत चर्चित हो रही है, ऋषभ जी बोले। हाँ, धन्यवाद आपको। देश के कोने कोने से लोग किताब मंगा रहे हैं। किंडल पर थोड़ी सी पढ़ी है पहली कहानी, राजीव तनेजा लिखी। जी जी जी, राजीव तनेजा जी बहुत ही अच्छे पाठक प्लस लेखक। आजकल लेखक पाठक बन जाते हैं, बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन राजीव जी अपवाद में है ऐसे आदमी। अच्छा, नरेश सिहाग जी नमस्कार, कुछ सवाल पूछिए नरेश जी, कुछ किताब पर। सर हम अमित पूछ रहे हैं मुझसे, सर हम किन्नर और कोठे पर रहने वाली बेसियाओं में कैसे अंतर समझ सकते हैं, उनके सामाजिक और मानसिक और भावनात्मक पक्ष को कैसे जान सकते हैं किन्नर और कोठे पर। देखिए, इसमें कई कई समानता भी है किन्नर और कोठे पे रहने वाली महिला। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किन्नर जो अभी अभी भी अपने देह में वेश्यावृत्ति में संलिप्त है, क्योंकि उनको काम देते नहीं लोग, उनकी मजबूरी होती, काम नहीं मिलते, खाना घर से निकाल देते। आप मेरी इस जिंदगी के उस पार किताब पढ़िए, किन्नरों पर है, वो पहला मौलिक संग्रह है हिंदी में, उसमें पढ़िए, आपको उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी क्यों ये वेश्यावृत्ति में आ जाते हैं किन्नर लोग। उनकी मजबूरी है। अभी देखिए किन्नर विमर्श अभी जोरों पर चल रहा है। मैं ये 2007, 8, 9 से मैं काम कर रहा हूँ इस विमर्श पे, भले बाद में छपाऊँ बहुत, क्योंकि मुझे समय पर प्रकाशक नहीं मिला, और मैं बाद में विदेश भी आ गया, फिर उसमें मैंने भूल भी गया कि छपवाना है कि नहीं। फिर मैं जागरूक हुआ, तब तक किन्नर विमर्श में कई 20-25 किताबें आ गई है, मौलिक रचनाएं 20-22 के ऊपर, सब में आपको मिलेगी। वेश्यावृत्ति जो है वो इसीलिए है किन्नर में, किन्नर क्योंकि उनको जो है ना लोग समाज में स्वीकार नहीं करते हैं सही से। यूरोप के समाज में देखिए, इनको कोई लैंगिक विकलांगता, कोई विकलांगता है ही नहीं। समाज में घर में सब रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ बड़ी अपना अपना समाज ही बहुत जटिल है। इतना जटिल समाज है, इतनी सारी पेचीदगियां हैं समाज में, जटिलताएं हैं, विविधताएं हैं, सब में बड़ी मुश्किल है, मैं क्या बताऊं इसमें। और किन्नर और कोठे में समानताएं भी है, अंतर समझे तो अंतर भी बहुत है। कोठे में कुछ महिलाएं तो वहां जन्म ले लेती हैं, बहनें, उनकी माँ उस धंधे में होती है तो उनको धंधा करना पड़ता है। उनका भाई होता है, जिसे कोठा नंबर 64 की मेरी कहानी में पढ़िएगा,
उनका उनके जो भाई होते हैं वो दल्ला के काम करते हैं, माँ के लिए बहन के लिए दलाल दल्ला ढूंढ के लाएंगे जीबी रोड से, रेलवे स्टेशन से, कमला मार्केट से, वहां से, या कनाट प्लेस, इधर उधर वो घूम भटक भटक के पूरे दिन लाते हैं। और उसमें क्या होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेम जाल में फंस के आते हैं, उनकी प्रतिशत भी थोड़ी बहुत है। कुछ गरीबी में फंस के खुद आती है, उनको करना ही यही धंधा। कुछ बेची जाती है कहीं दूर दराज के, जैसे आंध्रा से आ गए, कुछ बिहार से, कोसी इलाके से या दूसरे इलाके से आगे लाई जाती है लड़कियाँ, या राजस्थान के दूर दराज इलाके से या बांग्लादेश से। क्योंकि एक बार अपने या इस धंधे में कूदने के बाद लोग उनको स्वीकार नहीं करते हैं। यूरोप में ऐसा है नहीं, कोई कह दे वेश्या थे हम, लेकिन अब हम सही काम करें तो उनको अच्छे मर्द से मैं देखा हूँ कि शादी भी हो जाती है, और खुल के बता दी मैं इस धंधे में था। तो दोनों दिमाग का बहुत फर्क है, मानसिकता का फर्क है दोनों दो समाजों का। क्योंकि लोग वही मजा तो लेंगे उनको, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको बोलेंगे कुछ और, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपने समाज, अपने देश में हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखलाने के कुछ और, इस तरह। लेकिन यहाँ है कि लोग खुले खुले हैं, जो भी है, जो भी ये सच्चाई है, खुला है, जो खुली किताब है, इसमें ठगी नहीं है। फिर भी कोई अपवाद तो हर समाज में होता है। तो ये मैं अमित जी का ले लिया सवाल। विद्या शंकर अवस्थी जी, आपको स्वागत है। उसके बाद रोहिणी जी, आपका स्वागत है। मोनिका जी आ गई, स्वागत है आपको। अरुण जी आ गए, हर्षिता जी भी जुड़ गई है, स्वागत आपको। तो कोठा नंबर में आपको कई कहानियां हैं, जैसे इसमें देखिए 14 कहानियां हैं इस संग्रह में। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने लिख कहा कि वेश्यावृत्ति नहीं रुक सकती, इसलिए इनको लीगलाइज किया जाए। क्यों? पुलिस वाले वैसे ही पैसा लेंगे, उनका और ज़्यादा बदनामी होती है। अफसर पैसा खाते हैं, अधिकारी, वहाँ आईएएस, जो आईएएस होते हैं ना, वो लोक सेवा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नेता, दलाल, कोठी के मालिक, इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कोठा नंबर 1 क्यों? अगर आपके दिमाग में कोई है तो लिख डालिए एक और किताब, प्लॉट है, आप देखिए सच्चाई, क्योंकि ज़रूरत है इसी किताबों की। मुझे मुख्यधारा के लेखकों से बहुत अनदेखी मिली शुरू शुरू में, मैंने देखा, लेकिन एक दिन देखिएगा 20-30 साल भी बाद भी ये किताब चलती रहेगी बाजार में। उनके पाठक नहीं घटेंगे कि जो इसका समाज से सरोकार है, क्योंकि वेश्यावृत्ति समाज का जो एक बहुत अहम हिस्सा है, उनको आप अनदेखी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनकी पत्नी मर जाती है, अब कहाँ जाएंगे बेचारे? रेप करेंगे रोड पे क्या? बलात्कार करेंगे? अच्छा है कोठे में जाके अगर वो उनकी संतुष्टि मिल जाती है और सही दाम दे देते हैं, किसी को ज़रूरत है पैसे की, मैं इनको गलत नहीं मानता। सबसे पहले तो आपको खुल के ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि 100 लोग आपके विरोध में भी आएंगे, 10 लोग आपके सपोर्ट में भी आएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसे भी महिलाओं का शोषण हो जाता है, घर में हो जाता है। किसी किसी महिलाओं के 20-20 मर्दों से उनका शोषण कर देते हैं। काम में महिला जाती है, उनको ठेकेदार, उनके आसपास के लोग सब उनके शोषण करते हैं। वो भी कुछ प्रलोभन दे देते हैं, कुछ साड़ी दे देंगे, कुछ फल दे देंगे, कुछ वो भी वेश्यावृत्ति का ही एक रूप है। इसलिए कहता हूँ कि किसी भी समाज में वेश्यावृत्ति हमेशा रहेगी और रुकने वाली है नहीं। उनको लीगल किया जाए, उनको कानूनी दर्जा देने से क्या होगा, उनका हेल्थ का देखरेख होगा, बीमारी रुकेगी, बच्चे जो पैदा होते हैं चलो उनका एक नाम होगा, रजिस्टर होंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, कोठे साफ सुथरे रहेंगे, सरकार को टैक्स मिलेंगे। ऐसे टैक्स किनको जाता है? अधिकारी खाते हैं, पुलिस अधिकारी खाते हैं, आईएएस अधिकारी खाते, नेता खाते। सरकार को टैक्स नुकसान, सरकार को बेचारी की उसमें 100-250 रुपया कमाती थी पार्वती। मैं बताता हूँ, उसमें एक कहानी है, एक राधा नाम की लड़की थी। तो मुझे उन्होंने बताया कि सर देखिए आप 300 रुपया हम लोग को दे के जाते हैं लोग यहाँ पर,
उसमें से मुझे बचता है 80 रुपया। ये क्यों? 100 रुपया ये ले लेते हैं, कोठे की मालकिन, रहती हूँ उस जगह का किराया, पुलिस वाले का बहुत ज़्यादा हैवी होता है, 30%, 40% पुलिस वाले को जाता है कोठा, पूरे जीबी रोड में। तो बड़ा कमाती 300 रुपया है, देते हैं, और उनको मिलता 80 रुपया है, 70 रुपया है। पूरे दिन में कोई एक महिला कितने 15 से 20 मर्द आने के बाद थक जाती है, उन्हें कर सकती, हालत खराब हो जाता है उनका। अब गुना कर लीजिए, 10 10 तो कोई कोई 10 से ज़्यादा करवा नहीं पाती, तो 10 को आप 80 से गुना कर लीजिए, मेरी मैथ कमज़ोर है, तो देखिए कितना होगा, इतना कम कमाती है। उसमें भी उनका और बहुत सारे खर्च है। बहुत महिलाएं, छोटी एक ही रूम में छोटा सा कमरा होता है, उसमें 10 10 लड़कियां सोती है। दिल्ली के तापमान 50 डिग्री है, उसमें एक रूम में सोती है, खिड़की तक नहीं है उसमें। तो वो सहूलियत अगर सरकार चाहती तो अच्छा कर सकते थे उनको अच्छा से, लेकिन हम अपने देश में ये होने नहीं देता। काम तो अपने देश में करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोठा नंबर 64 लिखने का ये भी मेरा एक मकसद था कि चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ काम हो जाए। अब देखिए, इसको रिसर्च में अगर बच्चे ले यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो थोड़ी उससे भी जागरूकता आएगी। अब एनजीओ वगैरह काम तो कर रहे, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है एनजीओ का काम। कभी आते हैं, उनको सुई दे के चले जाते हैं, कुछ को चेक करके चले जाते हैं, लेकिन मेन काम है उनको कानूनी दर्जा देना। वैसे भी देखिए, इनडायरेक्ट रूप से उनको कानूनी दर्जा मिला हुआ है। जीबी रोड के जो पुरा कोर्ट है, उनको कानूनी दर्जा मिला हुआ है। मैं इस मसले में कहता हूँ कि सरकार को सब कुछ पता है, हो रहा है, बस उनको थोड़ा कागजी आप नहीं कर पा ना, कागज पे लिख दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? कागज पे नहीं लिखने की वजह से, कानूनी दर्जा नहीं देने की वजह से, संवैधानिक दर्जा नहीं देने की वजह से महिलाओं का बहुत शोषण होता है। और अपने यहाँ शोषण का एक लंबा इतिहास है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अपना अधूरा बचपन देखा। बचपन तो मुझे मिला नहीं। अब जब मुझे बचपन नहीं मिला, तो मैं उस तरह का साहित्यकार बन नहीं सकता हूँ जो लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण कथा लिखे राकेश शंकर भारती। क्योंकि मैं सत्यनारायण कथा लिखने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। भले जिनको ना पसंद हो कोठा नंबर 64 ना पढ़े, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने वाले, आजकल सोशल मीडिया का समय है, पाठकों तक ऐसे ही बात पहुंच जाती है दूर दूर तक। जो पढ़ने वाले होते हैं वो किताब को ढूंढ लेते हैं। और साहित्य का मतलब ये थोड़ी है कि आप सत्यनारायण कथा लिखो और किसी को आप खुश करने के लिए लिखो। साहित्य का मतलब है कि उसमें घोर सच्चाई आनी चाहिए। और इसी वजह से साहित्य का जो है 2 3 टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग साहित्यकार हो जाते हैं, उनके अलग अलग प्रकाशक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की किताबें देखिए, मंटू की किताबें कहाँ मरी, उन पे मुकदमा चल गया। मंटू तो मुझसे भी ज़्यादा खुले लिखते थे, कि मैं तो एक मर्यादा में भी लिखता हूँ कई बार, कि मंटू मुझसे भी खुले लिखते थे। लेकिन मंटू की रचनाएं मरी नहीं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, दोनों जगहों पे मुकदमे चले थे। उनकी किताब कहानियाँ पढ़ो, क्या गजब की कहानियाँ होती है, अंदर तक झकझोर झेलने वाली। उनके केवल वो वेश्यावृत्ति पे थोड़ी लिखी, बंटवारे पे। जब मुल्क तकसीम हुआ उस समय मंटू ने अपनी आंखों से देखा तकसीम मुल्क को, इतने लोगों को मरते करते। उनकी कहानी पढ़िए, खोल दो करके, कई कहानी आपको झकझोर देगी अंदर तक। कि मैं मजहब, धर्म, समुदाय, सब जाति उठ करके मैं लिखता हूँ। मेरी पत्नी खुद देखिए क्रिश्चियन है, रसियन है, ये पूर्वी यूरोप की है, यूक्रेन रूस की है। मेरे लिए धर्म, जाति, ये सब कोई मायने नहीं रखता। भाषा किसी भी, मैं खुद 8 भाषाएं बोलता हूँ, 8 भाषाएं लिखता भी हूँ, उनमें पढ़ता भी हूँ। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता अगर मुख्यधारा को साहित्यकार कहते हैं कि ये ऐसे लिखते हैं, वो लिखते हैं। इसलिए मैं सोचा कि कभी मैं ऑनलाइन हूँगा, कोई मौका दे। मुल्ला आदम जी ने कहा कि चलिए, मैंने अब किन्नर विमर्श पे करवा लिया है, कई पे
कई दूसरे दूसरे विमर्श पे, इस पे तो बहुत अच्छा है, इस पे काम किया जाए नए तरीके से। चूंकि मैं सोचा था कि आप लोग रचना प्रक्रिया पे सवाल पूछेंगे, किसी का सवाल वाल आया नहीं, तो मैं बस कोठा नंबर 64 की एक, आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक पढ़ के सुनाओ कुछ, एक मैं अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दल्ला दुश्मन कहानी। देखिए, मैं एक शुरुआत की कुछ लाइन पढ़ाता हूँ। तुम फिर कभी आ जाना। ये कहानी है एक लड़की की, ये कटिहार जिले की है। मेरे मेरे बगल के जिला मैं मधेपुरा सहरसा से हूँ। ये लड़की मुझे कोठा नंबर 64 में मिली थी, 2011 ईस्वी मिली थी ये लड़की। इसका नाम मैं पात्र का, चूंकि मैं असली नाम याद रखता हूँ ना, कहानी में कुछ और नाम लिखता हूँ, तो वो नाम मैं, चूंकि माधुरी नाम है, हाँ अब याद आ गया। कहानी का नाम है तुम फिर कभी आ जाना। इस कहानी को पढ़िए। ये बेचारी प्रेम जाल में फंस के आ गई थी, और मुझे 3-4 बार उन्होंने कहा कि राकेश जी, ये मेरे माँ का नंबर है, फ़ोन कर दीजिएगा। अब तो मेरी शादी होगी नहीं, एक बेटी है, बस आप मेरी माँ को एक बार बता दीजिएगा। क्योंकि मैं उस समय काम करने लगा था जापानी कंपनी में, तो मुझे समय भी, जेएनयू में पढ़ाई बहुत होती थी, टीचर परेशान करते थे मुझे बहुत, क्योंकि टीचर जान गए थे ये जो है इधर उधर घूमने वाला लड़का है। लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, तो फिर टीचर जानते भी हमको दबा नहीं पाते थे। तो इसका मैं एक लाइन बताता हूँ। ये मुझे कहानी सुनाया था, तो उस कहानी को मैं लिखते समय कई बार सोचा। फिर देखिए, कहानी तो कई बार लिखी जाती है, फिर मन में छपने से पहले कई बार उनको होमवर्क होता है। मैं इनकी एक पढ़ा सुन, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। 3 ग्राहकों को निपटने के बाद उसका शरीर टूट टूट कर चकनाचूर हो गया था। उसके बाद एक पुलिस वाले ने भी कहीं से भटकते हुए उसकी दहलीज पर दस्तक दे दी। कोई और रहता तो वो कब का डांट कर भगा देती, लेकिन पुलिस वाले को किसी भी हाल में मना नहीं कर सकती थी। श्यामलाल नीचे से ही पुलिस चौकी में काम करता था, नीचे ही, और कोठे की हर छौकरी को जानता था। उसे ये भी पता है कि मुफ्त में कौन उसका सलीके से खातिरदारी करेगा, कहाँ पर टंच माल है, और कौन सा माल सबसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त है। वैसे भी जब लड़कियां उसको देखती थी तो उसकी सातिर आंखों से बचकर निकलना चाहती थी, क्योंकि सभी लड़कियां जानती थी कि ये पुलिस वाले हराम का माल खाते हैं, और इन्हें रड्डियां भी मुफ्त में ही चाहिए। जुकाम हो गया मुझे थोड़ा सा। पुलिस ने उसका बचा खुचा काम तमाम कर दिया था। श्यामलाल ने उसके पूरे बदन को थूक से लथेर दिया था, और आखिरी दम तक पस्त हो जाने तक स्तन को जोर जोर से मसलता रहा। देखिए कितना अमानवीय है। लोग इनको कहेंगे अश्लील है सेंटेंस, बताइए कहां से अश्लील है ये। अधपके रुखरे दाढ़ी मूछ की रगर ने उसके रुखसार, चूंकि मैं उर्दू फारसी से हूँ बैकग्राउंड से, तो उर्दू शब्द आ जाएंगे। रुखसार, रुखसार मतलब गाल, सीने और जांग को लाल रंग में तब्दील कर दिया था। कुछ देर तक बिस्तर पर यूं ही मीठे खुमार में, अब देखिए शब्द के चयन, कुछ देर तक यूं ही बिस्तर पर मीठे खुमार में लेटी हुई ऊपर की तरफ बेबस आंखों से देखती रही। स्तन से अब थूक सूखने लगा था। ये थूक सूखना मतलब सूखना, उनके दर्द जो है ऐसे नहीं सुखाना, वो भूलने की कोशिश करने लगी, सूखने लगा था, जिसके बायस उसे मीठे दर्द से राहत मिल रही थी। अब बताइए, मीठे दर्द सबसे खतरनाक दर्द होता है।
अगर किसी को कैंसर हो जाए तो मीठे दर्द में मर जाते हैं लोग। मीठा दर्द ऐसा होता है ना, आपको कहीं पीठ में दर्द शुरू हो जाए रह रह करके थोड़ा थोड़ा, वो दर्द बहुत खतरनाक होता है। इनके साथ ऐसा दर्द होता था। अब ये पुलिस वाले की कहानी देख लीजिए। अब कुछ और सेंटेंस सुनाता हूँ आपको। कुछ देर तक बिस्तर पर यूं ही मीठे खुमार में लेटी हुई ऊपर की तरफ बेबस होकर देखती रही। ये तो ये सेंटेंस पढ़ लिया। जब मीठे दर्द से राहत मिलने लगती है तो इसका भी मजा कुछ और है। इससे उसे एक विचित्र तरह की सुख की अनुभूति होती थी। जंघा के पास का गोश्त ठंडा पड़ने लगा था और जिस्मानी हरकत में सुस्ती छाने लगी थी। अब समझिए, सुस्ती केवल जिंदगी को सुस्त कर देती है, जिससे उसे सुहावना एहसास हो रहा था। मतलब ये सुहावना एहसास में कहानी में कह रहा हूं, लेकिन इनका मतलब क्या है? सुहावना एहसास, दुख में रह करके एक सुहावना एहसास की तलाश करना, और फिर भी एहसास न मिलना, आपको सुखद एहसास नहीं मिलना, तो हम कल्पना करने लगते दुख में कि हम सुखी हैं, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। कि हर आदमी का जिंदगी आपके जैसे नहीं है। आपके खाते पीते घर से पैदा हुए, सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए, चांदी के चम्मच, हर आदमी नहीं होता ना वैसा। तो मेरा बचपन भी ऐसा ही था कुछ। तो अब देखिए मैं आगे कहता हूँ। इससे उसे एहसास हो, कुछ लम्हे के लिए जीवन की दौड़ धूप और दुनियादारी भूल गई थी। अब बिस्तर से उठने की वह बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और अपने आप आंखें लगने लगी। लेकिन जब अचानक से रितिका अपने ग्राहक के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई और आग्रह करने लगी, माधुरी दीदी, सभी कमरे ग्राहकों से भरे हुए हैं, कृपया मुझे 10 मिनट के लिए अपना कमरा इस्तेमाल करने के लिए दे दो। इस पर अचानक माधुरी चौंक कर बैठ गई और कच्छा जो बगल में पड़ा हुआ था पहनना ही भूल गई थी। हड़बड़ाहट पहनने लगी। रितिका अपने बूढ़े शराबी ग्राहक के साथ इस छोटे से कमरे में दाखिल हुई। तो कहानी तो लंबी है, हम इतना चर्चा नहीं कर सकते। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें समझने को मिलेगा। हर कहानी में, हर पात्र में बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। चलिए कुछ आप लोग के सवाल जवाब ले लेते हैं। मुबारक। उसके बाद चलिए, अशोक श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी जी। आप किताब पढ़ें तो और ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। और आप अशोक श्रीवास्तव जी आगे लिख रहे हैं, बहुत अमानवीय स्थिति में जी रहे हैं ये लोग जी। उनको देखने वाले कोई नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी कम है पूरे देश में और सब उनसे मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी बदहाली को कोई सुधारना नहीं चाहते। वही है ना, जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, वही हाल है। ठीक है, अशोक जी। उसके बाद रिंकू त्यागी जी का, अच्छा मुल्ला जी करे, साहित्य में ज़मीनी सच्चाई के साथ साथ समाज के लिए उपयोगी संदेश भी होने चाहिए जी। ज़मीनी सच्चाई होनी चाहिए, उनके संदेश होनी चाहिए। आपको 18 नंबर की हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा संदेश। और आपको हर चीज़, अब चूंकि मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ तो उस तरह से मैं केवल बात बात नहीं लिखता, हमको कहानी में डालना पड़ता है, उनके मज़ेदार भी बनाना पड़ता है, रोमांटिक माहौल लाना पड़ता है। और देखिए, कोठे की कहानी में प्रेम कहानी होती है। असली प्रेम जो है ना वो कोठे की कहानी में ही है, कोठे के जीवन में। वहाँ लोग प्रेम की सच्चाई समझते, प्रेम है क्या। क्योंकि उन्हें कभी भी जिनको पूरा प्रेम कभी नहीं मिल पाता, उनको प्रेम की अहमियत समझना आती है। मान लीजिए आपको मटन बिरयानी, आपको मतलब दही चूड़ा खाने के लिए मिल जाता है, और जो बेचारे देखते हैं ना वो दही चूड़ा उनको नहीं मिलता खाने के लिए, या मटन बिरयानी, उनको ज़्यादा अहमियत होती है उस दही चूड़े में, उस मटन बिरयानी। वही है प्रेम। कोठे की प्रेम कभी पूरी होती नहीं, और जेल की दोस्ती कभी पूरी होती नहीं। ये सब अधूरी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमेशा अधूरी रह जाती है। हाँ, अगर आप इस तरह की चीज़ लाते हैं लिख करके तो बहुत बहुत बड़ा काम होगा। अब मैं अशोक श्रीवास्तव, हाँ सुनाइए। हाँ जी,
उसके बाद अमित जी कह रहे हैं समाज के एक बड़े वर्ग की शारीरिक और मानसिक पूर्ति करने के बाद भी ये लोग समाज में की दृष्टि में अमानवीय सही कार्य अमित जी अपनी पूर्ति के बाद भी इनकी दृष्टि में वो है एक सहायक अमानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, लोग इन्हें देखते नहीं और मुख्य धारा में साहित्य में हम कम से कम ला दे कोठा नंबर 64 को, एक किन्नरों की ज़िंदगी को जिस पर मेरी कलम चली है, और आगे और भी नई नई चीज़ें मैं लाता रहूँगा। किसी एक कहानी के छिपे संदेश को उजागर कीजिए। हाँ चलिए, अशोक श्रीवास्तव जी, वही कहानी तुम फिर कभी आ जाना कहानी जो है, उस कहानी का सबसे बड़ा ये संदेश है कि देखिए वो लड़की प्रेम जाल में फंस के आ जाती है कोठे में, माँ के खिलाफ अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। कटिहार की एक लड़की थी जानने वाली, उनके एक बच्चे कोठे में पैदा हो जा बेटी पैदा हो जाती है। माँ बाप कहती नहीं अपनाएंगे, वो आना चाहती है, वो आना चाहती है। एक दिन वो अपने सहेली की मदद से कटिहार चली भी जाती है। किसी तरह मम्मी बार बार मना करती रही। अब जब वो अपनी नतनी को देखती है अपनी बेटी की गोद में, उनका दिल पिघल जाता है माँ का, और वो फट से अपनी नतनी को गोद लगा लेती है। इस तरह इसका तुम फिर कभी आ जाना कहानी है, अंत उनका इस तरह से होता है। इस तरह से माँ जब देखती है एक बच्ची का, उसमें क्या दोष है। चलो अपनी बेटी से निर्णय लेने में भले गलती होगी, गलती किसी से भी हो जाती है, मुझसे भी कई गलतियां। वो कहानी है कि मौका देना चाहिए। ऐसी वो लड़कियां जो फंस जाती है फिर गाँव लौटना चाहती है, लोग लौटने नहीं देते, मार देते और घर में अपनाते नहीं, उनकी जिंदगी जहन्नुम नर्क हो जाती। तो उनको अगर लौटना चाहती कोई ऐसी लड़की, उसमें माधुरी घर लौटती है, लौटना चाहती है, तो ये कहानी है तुम फिर कभी आ जाना। लेकिन सच्चाई कहूं इस कहानी का क्या है, सच्चाई इस कहानी का यह है कि माधुरी लौटती नहीं है, आज भी जीबी रोड में है। और वही है, ये कहानी के आगे की उपज थी मेरी, कि मैं इस कहानी का इस तरह अंजू तो लोग जब पढ़ेंगे तो कम से कम उनको अपनाएंगे। वो आज भी वही है, नहीं लौटी जिंदगी। बस कहानी सारा चीज सच्चाई चलती रही, एक ही सब कुछ सही सही, अंत में मैंने उनको एक मोड़ दे दिया। और मोड़ देनी चाहिए कहानी में इस तरह से, आप उपन्यास में, कि आपको लगे कि आप जो है ना उनके, आप उनकी जो है इस मोड़ दे करके कुछ परिवर्तन ला दे कहानियों में समाज के, या पाठकों के दिमाग घुमा दे कुछ तरह से। तो ये माधुरी तो कोटे से लौट नहीं सकी, लेकिन मेरे कहानी में क्यों लौट जाती है, वो यह एक झूठ है, और मैंने झूठ की खेती की है इस किताब में। इसलिए उस पात्र को मैं अंत में झूठा कर दिया, सही कहानी चलते चलते अंत में, क्योंकि अगर मैं उसी तरह लिखता तो उतना तो मैं लिख ही दिया था, फिर कहानी का कोई मजा नहीं रहता, लोगों के इस पाठकों में एक संदेश नहीं जाता, इस लड़की को भी अपनाना चाहिए। तो मेरे दिल में एक कुलबुलाहट जो होती है कि इस कोठे की लड़कियों को ला करके घर में बसा दो। क्यों कि यूरोप की वेश्याओं को मैं नहीं कहूंगा कि उनको घर में ला दो, क्योंकि वो अपनी खुशी खुशी उसमें है, उस धंधे में, जब लौटना चाहती लौट जाती। लेकिन अपने यहाँ जो कोठे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसे 70-80% जो ज़बरदस्ती उनको फंसा दिया, वो निकलना चाहती है वहाँ से, तो उनको निकालिए कहानी के माध्यम से। क्योंकि हम इतने लोगों को हर जगह कोठे में जाके काम नहीं कर सकते, सोचा कि एक किताब में कहानी आ जाने से कोई भी पढ़ ले, चलो उनके दिमाग में रहेंगे, वो पढ़े लिखे लोग लिखे पढ़ेंगे, वो थोड़ी बहुत सोचेंगे कि यार इसको इस तरह से हम, फलना कहानी में संदेश था, इस तरह तो कहानी में वास्तविक जीवन में उसको लौटा सकते हैं। और कहानी वास्तविक है, सब झूठ होते हुए सारे कहानी वास्तविक बताइए। मैंने झूठ की खेती की है, और झूठ की खेती करते हुए भी सारी कहानी वास्तविक है। तो उसको कहानी की विधा में जब डालते हैं ना, तो मोड़ लाना पड़ता है। शिल्प वो है, कहानी के शिल्प जब रचते गढ़ते हैं कहानी को, जब शिल्प में ढालते हैं, उस मोड़ पे लाना चाहिए। कई कहानियां हैं इसमें, कई कहानियां जो अधूरी है, जो लौट नहीं पाती कोठे से। जैसे पार्वती है कोठा नंबर 64 कहानी,
वो बेचारी लौट जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है कोठे पे। 30-35 साल की जिंदगी जो है ना उनकी नर्क हो जाती है कोठे पे। वो लौटती भी है, उनकी जिंदगी सुधर तो नहीं जाती। अकेला ना बच्चा पैदा होता है, माँ बाप मर जाते हैं, काम माँ ने काम पे दिल्ली भेजा था नेपाल के पहाड़ से, यहाँ उनको कोठे पे बेच दिया जाता है। इस कहानी में जो है पार्वती कभी लौटती नहीं, बूढ़ी हो जाती है। जब घर लौटती है तो क्या, न बच्चे है न कोई है, न समाज अपना रहा है, बीमार है। जब तक जवानी थी अय्यास लोग उनके आसपास थे, आशिक थे, शराब की बोतलें थी, गांजे थे, सब कुछ। और शरीर ढलते ही, जवानी ढलते ही सब कुछ हवा हो जाती है। सही करे, झूठ नहीं। तो यही कर रहा हूँ, कहानी के अंत में डालना ही पड़ता है। अगर कई बार हम अधूरी भी छोड़ सकते हैं, नाटक करते कि आपको अधूरी छोड़ देना चाहिए कहानी। तो अब देखिए पार्वती कहानी के एक अंश सुनाता हूँ आपको। पार्वती की हालात उसी नाकामयाब मछुआरे की तरह थी। हालात, वह कई घंटों से अपना सारा ताना बाना और जाल बिछाए हुए थी, किंतु एक भी मछली अभी तक पकड़ में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा व्याकुल हो उठती थी। जिस्मानी सजावट, कई तरह के मेकअप, भड़कीला श्रृंगार भी अभी तक ग्राहकों पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए थे। इतने घंटों से तमाम तामझाम और पैतरे व्यर्थ में ही जा रहे थे। आज से 10 साल पहले ग्राहकों को मछलियों की तरह बंसी में बजाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी भी सोचा तक नहीं था कि उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। देखिए 10 साल का अंतर, 30 लड़कियां 30 की होती है, उनको 40 पहुंचने में देर नहीं लगती है, 10 साल। और देखिए 40 पे सड़क के किनारे खड़े हो जाए, देखिए कितनी लड़की 10 साल पहले कितने आते होंगे यार। 30 की उम्र में, 40 की उम्र में देखिए। किताब का एक महत्व होता है, अगर लोग पढ़ ले समय पर तो बहुतों की जिंदगी सुधर। लेकिन किताब पढ़ते कहाँ अपने देश में। किताब पढ़ना चाहिए सबको, भले कम पढ़े। मेरा टारगेट होता है साल में 30 उपन्यास पढ़ने का। मैं टारगेट रख दूंगी, बच्चे भी है, काम भी है। ऐसे आप हर आदमी का एक टारगेट होना चाहिए, 5-10 किताब। अब देखिए आज से 10 साल पहले ग्राहकों को मछलियों की तरह बंसी में बजाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी भी सोचा तक नहीं था कि उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब मछलियां तेज रफ्तार से फिसलकर दूसरी तरफ भाग जाएगी। क्यों? कोई दूसरी लड़कियां जवान खड़ी है तो पार्वती के पास कौन आएंगे ग्राहक? 40-45 साल की पार्वती, वहां किस साल की लड़कियां खड़ी है बताइए। इस तरह से धंधे बर्बाद होते हैं उनके, फिर रेट बहुत कम हो जाते। 20 साल वाली की रेट मान लो 400 है, तो इनकी रेट 100 रुपया से भी कम है। उसमें भी आधा लोग कोठे में चले जाते हैं, 50 बचते होंगे। 100-200 रुपया कमा ले, क्या है उससे? सबकी जिंदगी बंद थोड़ी जाएगी। अब देखिए अब वो क्या करती है। अब वह एक बार फिर से सलीम चाय वाले के पास आकर उससे बात करने लगी। जब आज से 28-29 साल पहले मैं इस कोठे में आई थी तो मुझे सबसे ऊपरी मंजिल यानी चौथी मंजिल में रखा गया था, जहां 3 सालों तक मेरी काफी निगरानी होती रही थी। वहां तो मैं बेंच पर बैठी रहती थी और श्रृंगार भी बहुत कम करती थी। श्रृंगार बहुत कम करती थी।
फिर भी ग्राहक खुद मेरे पास बिना बुलाए आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है जब सैकड़ों दरख्वास्त के बावजूद दिन भर में इक्के दुक्के ग्राहक ही फंस पाते हैं। कभी कभी तो यह भी शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता ग्राहक, खाली खाली बैठी रहती है। इस तरह से महीने के कई दिन तो व्यर्थ में चले जाते हैं। कभी तो पूरा का पूरा हफ्ता ही शून्य हो जाता है। सलीम चाय वाले ने 2 ग्राहकों को चाय पानी देने के बाद पार्वती से मुखातिब होकर कहा, पार्वती तुझे याद है 15 साल पहले मैंने इसी जगह पर तुझसे क्या कहा था? पार्वती ने मायूसी के आलम में जवाब दिया, सलीम भैया मैं आज आपकी वही पुरानी नसीहत के बारे में याद करके अकेली कोठे में बिलख बिलख कर रोने लगती हूँ। काश मैं आपकी नसीहत पर बहुत पहले अमल किया होता। मैंने अमल किया होता तो आज मैं यहाँ इस जगह पर आपके सामने नहीं होती। सलीम चाय वाले ने बीड़ी का एक लंबा कस लेने के बाद पार्वती की तरफ बढ़ाते हुए रसवाती अंदाज में कहने लगा, बहन यहाँ से चली जाती तो बहुत अच्छा होता। आज मैं किसी त्वाइफ के मुस्तकबिल मतलब भविष्य के बारे में सोचकर अफसोस नहीं करता। बहन मैंने कभी आज तक तेरे जिस्म को नहीं छुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे ग्राहक किसी भी नजर से तुझे देखे, लेकिन मेरी नजर आज भी 20 वर्ष पहले की तरह तेरी जवानी की तस्वीर तेरे ज़हन में गर्दिश कर रही है। तो ये कहानी है। ऐसे ऐसे सेंटेंस इसमें मिलेंगे आपको कोठा नंबर 64 में। ऐसे ऐसे वाक्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। भले किताब की आलोचना तो जायज़ है, होनी चाहिए हर किताब की। बिना आलोचना की किताब कभी पूर्ण होती ही नहीं है। तो हर किताब की आलोचना होनी चाहिए। इस किताब की भी होती है जब आलोचना और सुलोचना दोनों होती है। मुझे खुशी भी खूब होती है कि कोठा नंबर 64 किताब की आलोचना हुई आज। कम से कम किसी का तो नशर, किसी की नजर तो गई इस किताब पर, आलोचना के बहाने, समीक्षा के बहाने। तो ऐसे कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा है कि मुल्ला आदम अली जी ने मुझे समय दिया कोठा नंबर पर 64 पर चर्चा करने के लिए। भविष्य में फिर हम लोग जुड़ेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो फिर हम लोग जुड़ेंगे और फिर किसी न किसी कहानी पे चर्चा करेंगे। आप अमन प्रकाशन से ये किताब मंगा के पढ़ सकते हैं और आप को बहुत सारी चीज़, नई नई जानकारी मिलेगी जो आपने अखबार में आपको नहीं मिलेगी, न ही किसी रिपोर्ट में मिलेगी। ये मेरा वादा है। और एक भी कहानी आपको मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके पैसे वसूल किताब है ये। तो मुल्ला आदम जी मुझे लिखिए कि कितना समय हो गया। 1 घंटे के लिए मैं आया था, बताइए कितना समय हुआ है, अभी बाकी है तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हमको लिख दीजिए कि कितना समय हो गया है क्या। तो ऐसी इसमें आपको 14 कहानियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेश्यावृत्ति 21वीं सदी में वेश्यावृत्ति विमर्श क्यों हम लोग और मुल्ला जी ने इस विषय को लेकर के, हम लोग इस विषय को लेकर के आए। चलिए तो अब थोड़ा सा संदेश दे देते। इस विषय को इसलिए लाए कि चलो कि अब वेश्यावृत्ति पर कुछ नए लेखक, जो पुराने लेखक अगर काम नहीं किया पुराने लेखकों ने, तो युवा लेखक काम करेंगे हम लोग। और वेश्यावृत्ति विमर्श पे चर्चा बहुत लाजमी है। अब दलित विमर्श पे चर्चा करते हैं, स्त्री विमर्श पे कर रहे हैं, अभी किन्नर विमर्श पे आप चर्चा कर रहे हैं।
क्यों नहीं हम वेश्यावृत्ति विमर्श पे करें? हर शहर में रेड लाइट इलाका है भारत के, और आप उनको करें कि वो द्वितीय दर्जे के साहित्य है मेरी किताब को। आप कोठा नंबर 64 को करें द्वितीय दर्जे की वेश्याओं के जीवन पे जो किताब है, वो अनदेखी करते हैं या हंसते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, और जानकारी है किताब में, बहाने पढ़े इस किताब को, वो इस दलदल में नहीं फंसेगी, वेश्यावृत्ति की दलदल में नहीं फंसेगी। वो जानकारी के अभाव में भी महिलाएं फंस जाती है, गलत रास्ते पे भटक जाती, हम भी भटक जाते हैं। किताब का काम है उनको हम सही रास्ते पे लाएं, और कहानी साहित्य में तो होना ही चाहिए ये चीज। इसलिए मुल्ला आदम जी ने मुझे कहा कि इस विषय पे चर्चा रखवाते हैं 21वीं सदी में वेश्यावृत्ति विमर्श पे। अब तो और ज्यादा फल फूल रहा है, हर शहरों में अलग अलग तरह तरह से वेश्यावृत्ति के रूप है। मुंबई में अलग, कुछ अलग, बंगलोर में, चेन्नई में, कहाँ नहीं, कलकत्ता में कहाँ नहीं, सोनागाछी है वहाँ, यहाँ जीबी रोड है, कहाँ नहीं है। बिहार के हर शहर में आपको मिलेगा। तो वेश्यावृत्ति भी एक काम है भाई, इनको भी एक इज्जत देनी चाहिए, हम उस इज्जत से आगे बढ़े। और विमर्श पे वेश्यावृत्ति एक नए विमर्श हम लोग ले करके आए हैं, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। अब चर्चा हम लोग करेंगे इस पे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे बोलने के लिए ऑनलाइन, तो आप हमको लाइए, मैं आपको घंटों बहस करेंगे ऑनलाइन। कोई भी मित्र को और ज़्यादा जानकारी चाहिए और हम लोग चर्चा करें साथ में, तो आइए हम लोग इस विमर्श को एक नए विमर्श के रूप में उभारें और दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आने वाले कुछ जो लोग हैं, हमारी बहनें जो फंस गई इस तरह से, उनकी ज़िंदगी सुधर सके। साहित्य का ये मकसद होता है। तो यही कहता हूँ, आलोचना आप कीजिए किताब की, लेकिन एक सार्थक आलोचना होनी चाहिए। आगे बताइए कि हम किस पर किस तरह से आगे लिखें। इस तरह से मैं, ठीक है मुल्ला जी, मैं अब डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी, अब मैं वाणी में विराम देता हूँ। अगली बार हम फिर कोई ना कोई चर्चा करेंगे। अगर कोई मित्र को सवाल हो तो आप मेरे फेसबुक पे आप मुझसे पूछें, और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, और कोई और सेशन हम रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहें और कोरोना से बचकर रहें, और अपना बिंदास रहें, और पढ़ें लिखें, और अपना भविष्य संवारें। मैं आप लोगों को इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। समाज, अच्छा एक अशोक जी का ले लेता हूँ। समाज किसी भी अंग पर लिखी रचनाओं, उनकी रचनाओं कारों का स्वागत होना चाहिए। कोई भी काम ना, कोई भी काम द्वयम नहीं होता है। तो इससे वेश्यावृत्ति, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं तो वेश्यावृत्ति भी, क्योंकि हम भाई, इसके बिना समाज, कोई भी किसी भी समाज में खत्म हुआ है, खत्म हुई है वेश्यावृत्ति? क्या नहीं हुई है, तो रहेंगे। इसीलिए हम क्यों ना इनको एक विमर्श के रूप में उभारें। इसी के साथ में अपने वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। शून्यवाद।